कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है। आपको पता है अभी चल क्या रहा है। अभी वैश्विक स्तर पर जो चर्चा चल रहा है वो हॉर्मोन्स को लेकर चल रहा है। मैं इसको दूसरे तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी या फिर मेंस रिगार्डिंग बात करेंगे तो हम लोग इसके ओवरऑल एस्पेक्ट पर बात करेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट रहा है, फूड सिक्योरिटी, और इसको लेकर हमेशा प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे आप 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 71st बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, 73rd का कर रहे हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, या फिर यूपीएससी का कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का कर रहे हैं, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। ये टॉपिक पर आपका एक ओवरऑल समझ होना ज़रूरी है, तो हम लोग उसी को समझेंगे। साथ ही आप एक नागरिक के रूप में भी इस वीडियो को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर हॉर्मोन संकट भारत में खाद्य संकट कैसे पैदा कर सकता है, भारतीय कृषि के लिए ये तो तरफा मार कैसे है, दो तरफ से हमारे भारतीय किसान, हमारे अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। तो इन सारे पहलुओं को समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। हम लोग खास करके कुछ टॉपिक को, जो हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, उस पर वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हॉर्मोन्स को लेकर पहले से मैं बात कर चुका हूँ। ये छोटा सा जो संकरा गलियारा है उसको हॉर्मोन्स कहते हैं, और यह क्षेत्र किसके नियंत्रण में है? ईरान के नियंत्रण में है। तो कहा जा रहा है यह कच्चे तेल का नहीं बल्कि एक फर्टिलाइजर शॉक है। फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के लिए एक सदमे से कम नहीं है। कैसे? तो दुनिया का कुल उर्वरक व्यापार का 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। मतलब अगर 100 kg अगर दुनिया में उर्वरक जा रहा है तो 33 kg इसी गलियारे से गुजरता है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि 25% तो अमोनिया भी इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो या बहरीन हो, मिलकर दुनिया का 1/3 से अधिक यूरिया की आपूर्ति करते हैं। अकेले ईरान 10% का यूरिया का उत्पादन करता है। अब ईरान तो अभी किस स्थिति में आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यूरिया के बिना भारतीय किसान या फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब किसानों का काम चलने वाला है नहीं। तो अब क्या होगा? एक नया तरह का गेट यहाँ से खुल गया है, नए तरह की समस्या और संकट यहाँ से उत्पन्न हो गया है। कहा जा रहा है मार्च 2026 का एक ताज़ा रिपोर्ट है जो कहता है कि यह आपूर्ति श्रृंखला टूटना उत्तरी गोलार्ध में बसंत और भारत में खरीफ की बुआई के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है ये आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाया जाए तो हॉर्मोन संकट के 4 आयामों को समझ लें। हॉर्मोन सेक्टर कहाँ पर है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत पहले से बातचीत हम लोग कर रहे हैं। पहला तो आयात संकट, आएगा नहीं कुछ, चाहे उर्वरक हो, चाहे रसायन हो, चाहे कच्चा तेल हो। मुख्यतः हम लोग यहाँ कृषि से संबंधित बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारा उर्वरक नहीं आएगा, रसायन नहीं आएगा, खेती में जो हमारा फर्टिलाइजर्स का उपयोग है, उर्वरक का उपयोग है, वो रुक सा जाएगा। खाड़ी देशों में फंसे कृषि उत्पाद से गिरते घरेलू दाम जो है वो गिरता चला जाएगा, और जो किसानों को लाभ हो सकता था उस कृषि उत्पाद पर, वो लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाड़ी देशों के द्वारा हम लोग यूरोप में भी सामान भेजते थे। किसानों पर लागत का बोझ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, और विकल्पों का अभाव और रेमिटेंस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो प्रवासी भारतीय हैं वो कहाँ जाके कमा रहे हैं? तो वो गल्फ़ कंट्री में कमाते हैं। अब गल्फ़ कंट्री काम ही नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो फिर रेमिटेंस भी नहीं आ पाएगा। ये बड़ा समस्या भारत के सामने कई तरफ से एक साथ समस्या आ गया है, और ये कैसे निपटा जाए भारत को पता ही नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा जो आप यहाँ से देख रहे हैं आयात का टूटना, कैसे? तो उर्वरक और कच्चे माल पर गहरा संकट होता जा रहा है। भारत तो जैसे तैसे अपने रिजर्व के द्वारा काम चला रहा है, आस पड़ोस के देश से काम चला रहा है, लेकिन 20% के आसपास हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं इधर से। तो कहा जा रहा है भारत अपनी कुल यूरिया ज़रूरतों का 20% हिस्सा आयात करता है। आपूर्ति रुकने से घरेलू प्लांट जो क्षमता 60% क्षमता से चल रहा था दबाव में आ जाएगा। हालांकि ये 100% क्षमता तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद कई सारे घरेलू प्लांट जो मशीनीकृत समस्या से ग्रसित होंगे, वो अगला एक प्रॉब्लम है। डीएपी की बात किया जाए तो डीएपी बनाने के लिए ज़रूरी है सल्फर और अमोनिया, और अमोनिया संकट होगा तो फिर डीएपी भी नहीं बन पाएगा। और 44% हिस्सा हॉर्मुज मार्ग से ही अमोनिया का गुजरता है, ये भी बड़ा इशू है। यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है, और गैस की कमी के कारण भारत का पूरा बाजार अभी ठहरा हुआ है, और इसके कारण क्या हो सकता है? तो प्लांट धीमे हो सकते हैं, फसल की वृद्धि रुक सकती है, फूल और फल लगने की प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रभावित होगा, खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि हम लोग उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कृषि से परे कुछ और आयामों को समझ लीजिए।
जैसे मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड की बात करें, हॉर्मुज मार्ग बंद होने से रसायनों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में पशु आहार और कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाला जो ये एसिड है, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, मेथनॉल हो, ये बड़ा समस्या हो गया है। मुर्गी पालन खास करके पोल्ट्री और पशुपालन की लागत में 20 से 25% तक सीधी वृद्धि हो सकती है। और ये समस्या कृषि क्षेत्र से होकर के पशुपालन सेक्टर तक पहुंच सकता है। पोल्ट्री फार्म हो चाहे अन्य फार्म हो, वो प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और ये प्रभाव आप समझ रहे हैं क्यों होगा, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो भारतीय किसानों पर दोहरा मार है। एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, दूसरा जो हमको उत्पादन करने के लिए चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो कहता भारत 85% कच्चा तेल का आयात करता है, आधा हॉर्मुज से ही करता है। डीजल महंगा होगा, ट्रैक्टर, सिंचाई, परिवहन सब महंगा होगा, इससे महंगाई बढ़ेगा, खेती की लागत आसमान छू जाएगा, मुनाफा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उर्वरक का झटका तो है ही। तो कई सारे आयामों से भारत का किसान परेशान है और कैसे क्या किया जाए ये तो भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। तो कहता है यूरिया और फास्फोट की कीमतों में 50% तक और अमोनिया की कीमतों में 20% तक का वृद्धि हो रहा है। अमोनिया का कालाबाजारी शुरू हो गया है और ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है। निर्यात पर मार, जैसे बंदरगाहों पर फंसी फसलें, अब वो क्या होगा, फसलें तो क्या है धीरे धीरे ख़राब होते चला जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा जो खाद्यान्न यहाँ रखा हुआ है हम भारतीय बाज़ार में डालेंगे तो मूल्य कम हो जाएगा, मूल्य कम मिलेगा तो फिर घाटा ही घाटा होगा। कहते हैं बासमती राइस की बात किया जाए चाहे चाय व्यापार की बात किया जाए, भारत के कुल बासमती निर्यात का 70% से ज़्यादा भाग खाड़ी देशों में ही जाता है और ये बड़ा समस्या है। भारतीय चाय संघ के अनुसार कुल चाय निर्यात का 41 से 50% हिस्सा भी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। शिपिंग रुकने से लाखों टन उत्पाद बंदरगाहों पर फंस गया है। परिणामतः अतिरिक्त आपूर्ति से घरेलू बाजार में कीमतें गिरेगा और क्या होगा समझ में आपको आ ही रहा है। तो सिंपल सा बात है, बाहर नहीं जाएगा तो भारत के बाज़ारों में खपाया जाएगा और फिर कीमत गिरेगा और किसानों को घाटा ही घाटा है। आर्थिक डोमिनो प्रभाव को समझ लीजिए, खेत से आदमी की थाली तक पहुंचता है और यानी प्रोड्यूसर से जो आपका उपभोक्ता है, कंज्यूमर, वहाँ तक ये प्रोडक्ट पहुँचता है और ये ऐसे काम हमेशा चल रहा है। लेकिन वैश्विक कीमतों में उछाल आएगा। हॉर्मुज की नाकाबंदी के कारण गैस और उर्वरक के दाम आसमान छुएंगे। किसानों का संरक्षण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के किसानों को बचाने के लिए उर्वरक महंगे दामों पर खरीदती है। भारत सरकार इसमें सब्सिडी दे सकता है। सब्सिडी बिल का विस्फोट भारत सरकार पर जा सकता है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, खाद्य मुद्रास्फीति यानी खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारा आर्थिक डोमिनो इफेक्ट है जो इस हॉर्मुज प्रभाव के कारण उत्पन्न हो सकता है। वैश्विक कूटनीति, क्या दुनिया के पास कोई विकल्प है जो हॉर्मुज को लेकर विकल्प है? तो अमेरिका के एक बड़ा उत्पादक है जो, लेकिन वह उलझा हुआ है, वो भी आयात की ज़रूरत है। टैरिफ युद्ध और मक्के की बुआई मौसम के कारण अमेरिकी किसान खुद खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, खाद के लिए जूझ रहे हैं, उर्वरक के लिए जूझ रहे हैं, तो अमेरिका कैसे करेगा? ब्राज़ील की बात किया जाए तो इन बड़े अनाज निर्यातों का 20% खाद्य आयात हॉर्मुज से होता है। तो ये भी एक बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सारे लोग इसी से परेशान हैं। चीन की बात किया जाए तो अपने किसानों की रक्षा के लिए निर्यात पर पाबंदी लगा सकता है। चीन को खाद बनाने के लिए सल्फर की ज़रूरत है और वह हॉर्मुज के पश्चिम से ही आता है, तो चीन भी इससे प्रभावित है। तो ओवरऑल विकल्प कुछ दिख नहीं रहा है। अब वैश्विक कूटनीति किस तरह पल्ला बदलता है वो देखना होगा। सबसे बड़ा है रेमिटेंस का संकट। रेमिटेंस किसको कहते हैं? तो जो भारत के लोग बाहर जाकर कमाते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो वो जो पैसा आता है उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि खाड़ी देश में उर्वरक का निर्यात करते हैं लेकिन भोजन भारी आयात में करते हैं, तो भोजन का इंपोर्ट करते हैं। भोजन का इंपोर्ट अभी हो नहीं रहा तो खाड़ी देशों में भी खाद्य संकट हो जाएगा। उर्वरक संकट के कारण वैश्विक पैदावार घटेगा और खाड़ी देशों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। खाड़ी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है क्योंकि ना वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ना कुछ का हो रहा है। दक्षिण एशिया और भारत के लाखों प्रवासी कामगार के रूप में वहाँ हैं और इससे भारत में आने वाला रेमिटेंस भी प्रभावित होगा। तो तत्कालीन बनाम दीर्घकालिक बदलाव, जैसे देखिए अल्पकालिक रूप से देखा जाए तो यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। खरीफ फसलों की वृद्धि रुकेगी, तत्काल गिरावट भी देखने को मिल सकता है। रूस और अन्य विकल्पों पर महंगी और आपातकालीन खरीद कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए आप कि अमेरिका का जी हुजूरी करने के कारण रसिया या फिर अन्य देश या ईरान खुद भी भारत का सुन नहीं रहा है, भारत से एक्स्ट्रा पैसा लेने में लगा हुआ है।
किसानों को मजबूरी में जैविक खाद और प्राकृतिक खेती की ओर झुकना पड़ेगा। रसायनों का उपयोग घटने से लंबे समय से मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। भविष्य के लिए ऊर्जा और उर्वरकों का मजबूत रणनीतिक भंडार बनाने के लिए मदद मिलेगा। भारत सरकार अभी स्टडीज का रिजर्व जो है यूरिया ये सब का नहीं बना रहा था, ज़्यादा नहीं बना रहे थे, सोच रहे थे कि भाई इसका कैसे कमी होगा। ऐसे भी हम लोग यूरिया का 80% प्रोडक्शन तो कर ही लेते हैं। अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो पता चलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं है। हॉर्मुज संकट ने यह साबित कर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा भी वैश्विक दृष्टिकोण में अब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सरकार को तुरंत वैकल्पिक उर्वरकों के स्रोतों का पता लगाना चाहिए, दीर्घकालिक रणनीतिक भंडार पर फोकस करना चाहिए, आम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यही है चीज़ें कि जो बदल रहा है उससे को आप किस तरह देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, एक कमेंट ज़रूर बनता है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, BPSC ACF का बैच चल रहा है, BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का बैच चल रहा है, 72 का बैच चल रहा है, 73 का बैच चलाने वाले हैं। इसके अलावा ऑडिटर का बैच चलने वाला है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, साथ चल सकते हैं। धन्यवाद।